हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी यूनिवर्स। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों, इसमें राज्य के नागरिकों को क्या क्या काम करना चाहिए, यानी कि राज्य को नागरिकों के लिए क्या क्या काम करना चाहिए और एक राज्य की नागरिकों के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य होता है टू मेक अ वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, जिसमें कि वह अपने सभी नागरिकों को समान रूप से या उनका समान रूप से कल्याण कर सके। दोस्तों, इसमें आता है सबसे पहले आर्टिकल 36, जिसमें बताई गई है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, या आर्टिकल 36 में बताई गई है नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 37, जिसमें बताया गया है अमेंडमेंट्स इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाय पार्लियामेंट। दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल 37 किससे संबंधित है या नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है। तो जैसा कि हमने अभी बात की, आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। आर्टिकल 38 में दोस्तों जो कि कहता है कि कल्याणकारी कार्यक्रम राज्य के द्वारा चलाए जाते हैं, या राज्य की ड्यूटी रहेगी कि यह कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए और टू रन वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द सिटीजन। और दोस्तों, इसी के साथ साथ यह भी कर्तव्य है एक राज्य का कि वह आय की असमानताओं को कम करे या टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इसी के साथ दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है आर्टिकल 39, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन मुहैया कराता है एक राज्य, या फिर इंग्लिश में बात करें तो टू पे इक्वल मनी टू इक्वल वर्क, कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन उपलब्ध कराए। और दोस्तों, इसी के साथ साथ राज्य का कर्तव्य है कि वह कर्मचारियों को स्वास्थ्य क्षमता को बनाए रखे, या फिर टू मेंटेन हेल्थ एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ ऑल दी एम्प्लॉयज़। यह भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आर्टिकल 40 में दोस्तों होता है पंचायती राज का होना या पंचायत इन दी स्टेट, कि यह राज्य का कर्तव्य या ड्यूटी है कि वह अपने राज्य में पंचायती राज को लागू करे। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 41, जिसमें बताया गया है राइट टू गेट वर्क, या राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक को उसका काम दिलाने में सहायता करें, या उसका जो राइट होता है वो होता है काम पाने का अधिकार। इसी के साथ साथ दोस्तों, काम के साथ साथ राज्य का कर्तव्य है कि वह ज़्यादा उम्र के नागरिकों का बीमा करे, या राइट टू गेट इंश्योरेंस इन ओल्ड एज, और अगर कोई नागरिक बेरोजगार है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दे। इसी के बाद दोस्तों आता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 42, जिसमें बताया गया है कार्य को करने की मानवीय दशाएं के बारे में, यानी कि अगर कोई राज्य का नागरिक काम कर रहा है तो उसके आसपास का पर्यावरण या फिर कंडीशंस कैसी रहेंगी, और इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमन कंडीशन टू वर्क। इसी में दोस्तों आती है स्त्रियों की मैटरनिटी लीव, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, और पूछा जाता है कि इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 42 रहेगा। आर्टिकल 43 में आता है दोस्तों मजदूरी उपलब्ध कराना न्यूनतम, यानी कि मिनिमम वेजेस फॉर वर्क, जिसमें कहा गया है कि एक सीमित समय के लिए सभी को समान रूप से वेतन मिले और वह समान रहेगा, और कम से कम राज्य के द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आर्टिकल 44 में आता है दोस्तों सिविल यूनिफॉर्म कोड, यानी कि सभी नागरिकों को समान समझा जाएगा और हर धर्म के व्यक्ति को समान न्याय प्रदान किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह अच्छी तरह भारत में लागू नहीं हो पाया, और इसे काफ़ी अच्छी तरह लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा बना है। इसके बाद दोस्तों आता है राज्य के निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45, जिसमें राज्य की यह ड्यूटी है या कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। आर्टिकल 46 दोस्तों इसके बाद आता है, और आर्टिकल 46 में कहा गया है कि यह राज्य की ड्यूटी है कि वह SC/ST कैटेगरीज का विकास करे या उनकी डेवलपमेंट में उनकी सहायता करे। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 47, जिसमें कहा गया है कि अगर राज्य चाहे तो वह मादक व खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकता है, और यह सब वह करता है अपने नागरिकों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 47 का पार्ट ए, जिसमें बताया गया है कि राज्य चाहे तो गाय और घरेलू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगा सकता है,
और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो राज्य प्रोहिबिशन ऑफ सेक्रीफाइसेस ऑफ काउज एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल। यह भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 48, जिसमें राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं कि राज्य कृषि व पशुपालन का विकास करेगा। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में राज्य नागरिकों की सहायता करेगा। और आर्टिकल 48 के ए में आता है पर्यावरण का विकास, यानी कि राज्य की ड्यूटी है कि वह अपने राज्य में पर्यावरण के विकास में नागरिकों की सहायता करे और नागरिक भी उसकी सहायता करें और वह एक अच्छे पर्यावरण को विकसित करने में आगे बढ़ें। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 49 कि राज्य की यह ड्यूटी या कर्तव्य रहेंगे कि वह राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करें, या फिर जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मोनूमेंट। यह कर्तव्य राज्य का रहता है। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 50, जिसमें बताया गया है ड्यूटी टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि वह राज्य अपने सरकार का कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा, जिसमें कार्यपालिका अलग रूप से काम करेगी और न्यायपालिका अलग तरीके से और अलग रूप में काम करेगी। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 51A, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य की यह ड्यूटी रहेगी कि वह आंतरिक या बाहरी शांति बनाए रखे और टू मेक इंटरनल और एक्सटर्नल पीस। दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।